हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास के लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक आज पारगम्यता। देखो, पारगम्यता की डेफिनेशन हो जाएगी पदार्थ के अणु जिसे गति या दर से झिल्ली से होकर विसरित होते हैं, उस विसरण दर को उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। देखिएगा, पारगम्यता का मतलब है कि पदार्थ के अणु जो है वो जिस गति या दर से झिल्ली से होकर क्या होते हैं, विसरित होते हैं, उस विसरण की दर को उस झिल्ली की क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। अब देखो, जो झिल्ली की पारगम्यता है, उस झिल्ली की पारगम्यता के आधार पर यानी पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के कुछ प्रकार हैं। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्ली के प्रकार देखो, पारगम्यता के आधार पर झिल्ली के प्रकार है कि जो पदार्थ के अणु हैं वो झिल्ली से होकर जा पाते हैं या नहीं जा पाते, किस प्रकार से वो उसमें से होकर विसरित होते हैं, उसके आधार पर झिल्ली के कुछ प्रकार हैं। तो यहाँ पर पहली झिल्ली है अपारगम्य। अपारगम्य या इम्परमिएबल। देखो, ये क्या है, झिल्ली। इस झिल्ली के इस ओर है विलायक और ये विलेय। क्या है, विलेय। तो ये विलायक है और इस विलायक में क्या विलेय है, विलेय के अणु। जब विलेय के अणु विलायक में घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, विलयन। तो यदि विलायक के अणु या विलेय के अणु दोनों यदि झिल्ली से होकर आर पार नहीं जा सकते हैं, विलायक के अणु भी आर पार नहीं जा रहे झिल्ली से होकर और विलेय के अणु भी झिल्ली से होकर आर पार नहीं जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो झिल्ली है वो कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली अब क्या कहलाएगी, अपारगम्य
फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूटिकल, तो कॉर्क और क्यूटिकल दोनों कैसे हैं? अपारगम्य होते हैं। कैसे होते हैं? अपारगम्य, जिसमें ऊपर न तो विलायक कण और ना ही विलेय कण आर पार जा सकते हैं। दूसरे प्रकार की झिल्ली होती है पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली, देखो नाम से स्पष्ट है पारगम्य, ये झिल्ली है, इसके इस ओर है विलायक कण और विलेय कण। देखो जब झिल्ली से होकर विलायक कण और विलेय कण दोनों आर पार जा सकते हैं, यानी विलायक कणों की झिल्ली से होकर आर पार जा रहे हैं और विलेय कणों की झिल्ली से होकर आर पार जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो झिल्ली है वो कैसी कहलाती है? पारगम्य झिल्ली। तो ये हो जाएगी पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज से निर्मित है, सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति, ये कैसे होती है? पारगम्य। तीसरे प्रकार की झिल्ली जो होती है वो होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। झिल्ली के इस ओर है विलायक कण और विलेय कण। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से होकर केवल विलायक कण आर पार जा सकते हैं, जबकि विलेय कण रोक लिए जाते हैं। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक कण तो आर पार जा सकते हैं लेकिन विलेय कण रोक लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की झिल्ली जो है वो कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्चमेंट पेपर, बकरे का मूत्राशय, चरण पत्र, फिर किस रूप में कार्य करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में। कभी कभी तो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली भी अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हो जाएगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट देखो चौथे प्रकार की झिल्ली है झिल्ली का चौथा प्रकार है चयनात्मक पारगम्य। देखो चयनात्मक पारगम्य, इसका मतलब क्या होगा? ये झिल्ली हो गई चयनात्मक
और यहीं पर इसके है विलेय के अणु, इसके हैं विलेय। देखो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के केवल चयनित अणु, केवल चयनित झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ चयनित विलेय के अणु, कुछ चयनित विलेय के अणु झिल्ली से होकर आर पार जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो झिल्ली कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोशिका झिल्ली, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। पांचवा प्रकार की झिल्ली है अवकलनीय पारगम्य झिल्ली। अवकलनीय पारगम्य झिल्ली, देखो ये वही झिल्ली हो गई, ये विलायक का होंगे झिल्ली के स्वर और इधर विलेय के अणु इसमें होंगे विलेय। तो देखो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कुछ अणु, सॉरी विलेय के कुछ अणु ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय के कुछ अणु अधिक तेजी से व कुछ अणु धीरे धीरे पारगमित होते हैं। देखो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु आर पार जाएंगे, लेकिन विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ विलेय के अणु तो अधिक तेजी से और कुछ अणु धीरे धीरे झिल्ली में से होकर पारगमित होंगे। तो इस प्रकार की जो झिल्ली है वो झिल्ली कहलाएगी अवकलनीय पारगम्य झिल्ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है अर्थात जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य और अवकलनीय पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो ये थे पारगम्यता के आधार पर झिल्ली के कुछ प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखो इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है परासरण। परासरण ये इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस। देखो परासरण की परिभाषा हो जाएगी, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो विलायक या जल के अणुओं का
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना परासरण कहलाता है। देखो परासरण की परिभाषा हो जाएगी विलायक या जल के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना। किसमें से होकर जाना? अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। देखो ये है एसटीएम। एसटीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के इस ओर है विलायक और विलेय। जब हम विलायक और विलेय आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? विलयन का। क्या बनता है? विलयन। अर्थात एक विलयन में विलायक और विलेय दोनों के अणु जुड़े हुए होते हैं जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? विलयन का। तो देखो ऐसी झिल्ली एक विलयन ये रहा और एक विलयन ये रहा। तो यहां भी विलायक क्या होंगे? विलायक प्लस विलेय बराबर क्या हो जाएगा? विलयन। देखो यहां तो विलयन है, इस विलयन में विलायक के अणु कम है। विलायक के अणु क्या है? कम। और जो विलेय के अणु है ये क्या है? अधिक। विलेय का अणु क्या है? अधिक। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक कम मात्रा में होगा और विलेय अधिक मात्रा में होगा। विलेय क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। वो विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। तथा ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अणु तो अधिक मात्रा में हो, विलायक के अणु क्या हो? अधिक मात्रा में, और विलेय के अणु क्या हो? कम मात्रा में हो। तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है या कम सांद्र। क्या कहलाता है? तनु विलयन या कम सांद्र विलयन कहलाता है। तो यहां देखो हमने डेफिनेशन लिखवाई है विलायक या जल के अणुओं का। देखो विलायक के रूप में क्या होता है? जल। विलायक के रूप में क्या होता है? जल। तो यहां भी विलायक के रूप में क्या है? जल। देखो डेफिनेशन लिखी हमने विलायक या जल के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता से, अपने अधिक सांद्रता से। तो यहां पर इनकी सांद्रता अधिक है तो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो दूसरा विलयन होगा इसमें विलायक के अणुओं की संख्या क्या है? कम है। इसीलिए जो विलायक के अणु है ये विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसमें से होकर जा रहे हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है परासरण। दोबारा देख लो विलायक या जल के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना। किसमें से होकर जा रहे हैं? ये
आर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन नंबर 1। क्या हो गई? पहली डेफिनेशन। यदि हम दूसरी डेफिनेशन देखें इसकी, तो देखो क्या हो सकती है। हम कह सकते हैं बिलियन की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? बिलियन की। तो देखो, कम सांद्र या तनु बिलियन, कम सांद्र या तनु बिलियन में उपस्थित विलायक या जल के अणुओं का अधिक सांद्र बिलियन की ओर आर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। बात तो वही है, यहाँ पर हम बिलियन की बात कर रहे हैं, तो बिलियन की बात कर रहे हैं तो किसकी? पहले कम सांद्र, अर्थात जो भी बिलियन कम सांद्र होगा उसमें विलायक के अणुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो कम सांद्र या तनु बिलियन से विलायक या जल के अणुओं का अधिक सांद्र बिलियन की ओर, अधिक सांद्र बिलियन की ओर आर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखो, जो परासरण है, ये परासरण इस परासरण का प्रदर्शन परासरण दर्शी या ऑस्मोस्कोप के द्वारा किया जाता है। देखो, परासरण का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? या परासरण दर्शी के द्वारा या ऑस्मोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो ऑस्मोस्कोप या परासरण दर्शी के द्वारा जो परासरण है उसका प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। यानी कि परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। नेक्स्ट टॉपिक है परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, अर्थात परासरण क्रिया को प्रयोग के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अपने सिलेबस के अंतर्गत जो परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए जो प्रैक्टिकल के अंतर्गत पोटैटो ऑस्मोस्कोप या आलू का परासरण दर्शी दिया गया है। यहाँ हम थिसेल टेप के द्वारा, किसके द्वारा? थिसेल टेप के द्वारा जो परासरण है उस परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। देखो,
यह है परासरण को दर्शाने वाला प्रायोगिक उपकरण। यह है थिसेल कीप, थिसेल कीप। बीकर, बीकर में भरा हुआ है जल, जो थिसेल कीप है इसके चौड़े मुंह की ओर बांध रखी है अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में झिल्ली, और अर्धपारगम में झिल्ली के रूप में यहाँ पर पार्चमेंट पेपर बांध देते हैं। इसे स्टैंड पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा स्टैंड। ये प्रारंभिक पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक। ये अंतिम पाठ्यांक। और इस थिसेल कीप के अंतर्गत भरा हुआ है सांद्र चीनी का घोल। देखिएगा ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के द्वारा जो परासरण क्रिया का क्या दर्शाया गया है, प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके अंतर्गत हम एक थिसेल कीप लेते हैं। क्या लेते हैं? थिसेल कीप। इस कीप का एक भाग नीचे से खुला हुआ होता है, जो कैसा होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। इसके चौड़े मुंह की ओर क्या बांध देते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली। क्या बांध देते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली के रूप में क्या बांध देते हैं? हम पार्चमेंट पेपर या चर्मपत्र बांध देते हैं। जो पार्चमेंट पेपर है ये एक कृत्रिम झिल्ली होती है, जो किस रूप में कार्य करती है? अर्धपारगम में झिल्ली के रूप में। तो ये पार्चमेंट पेपर बांधने के पश्चात इस थिसेल कीप में सांद्र चीनी का घोल भर दिया जाता है तथा इसका जो प्रारंभिक पाठ्यांक है, जितना हम सांद्र चीनी का घोल भरेंगे वो पाठ्यांक कहलाएगा प्रारंभिक पाठ्यांक। तो हम प्रारंभिक पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात इस थिसेल कीप को जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। इसमें रख देते हैं जल से भरे हुए बीकर में, तथा इस थिसेल कीप को एक स्टैंड के द्वारा बांध दिया जाता है या स्टैंड पर इसको कस देते हैं। तो देखो, जैसे ही इस थिसेल कीप को किसमें रखा जाता है? जल में रखा जाता है। तो जो जल है वो जल परासरण क्रिया के द्वारा बीकर से थिसेल कीप में प्रवेश करने लगता है। किधर प्रवेश करता है? बीकर से थिसेल कीप में। इसमें से होकर प्रवेश करता है अर्धपारगम में झिल्ली से होकर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो बाहरी विलयन है, इस बाहरी विलयन में विलायक जल के अणुओं की संख्या दी गई है। इस थिसेल कीप के भीतर भरा हुआ है सांद्र चीनी का घोल। क्या भरा हुआ है? सांद्र चीनी का घोल। तो इसमें जो विलायक या जल के अणुओं की संख्या बाहरी विलयन की तुलना में कम होगी, जिसके फलस्वरूप जो विलायक या जल के अणु है इस अर्धपारगम में झिल्ली से होकर कहाँ प्रवेश करेंगे? सांद्र चीनी के घोल में, जिससे सांद्र चीनी के घोल का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से इसका जो पाठ्यांक या जो तल है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जो हमने प्रारंभिक पाठ्यांक नोट किया था वो तल अब ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो एक निश्चित समय के पश्चात हम
अंतिम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। तो ये जो पर्यासरण की जो क्रिया है, ये परासरण की क्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक दोनों की साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। तो यहाँ हमें जो तिसेल कीट है, इस तिसेल कीट में बना हुआ जो सागर चीनी का घोल है, इसका तल ऊपर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर परासरण हुआ। तो इस प्रकार इस तिसेल कीट के द्वारा हम परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये था परासरण क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक पाठ्यांक ये था, परासरण क्रिया के पश्चात पाठ्यांक कहाँ पहुंच गया, ऊपर, अर्थात सांद्र चीनी के घोल का जो तल है अब यहाँ हो गया। तो इसका मतलब परासरण हुआ इसमें, जो क्या दर्शाएगा कि जो सांद्र चीनी का घोल है वो ऊपर की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट देखो, परासरण दाब, इसको ओपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ओपी से। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी। देखो परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्रिया के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जागे, परासरण दाब यानी कि ओपी कहलाता है। यह परासरण क्रिया, सॉरी परासरण दाब की डेफिनेशन हो जाएगी, परासरण क्रिया के दौरान किस पर, अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न वह अतिरिक्त दाब यानी कि प्रेशर जिसके कारण परासरण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है, वो कहलाता है परासरण दाब। देखो जब विलयन है, उस विलयन में विलायक और विलेय दोनों क्या अणु होते हैं, विलयन में क्या होते हैं, विलायक और विलेय दोनों के अणु होते हैं। तो जैसे जैसे विलायक के अंतर्गत विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो उस विलयन का परासरण दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अधिक सांद्र विलयन है, अधिक सांद्र विलयन का ओपी यानी कि परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। यदि देखो हमने क्या कहा कि जो विलायक है, इस विलायक में जैसे जैसे विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उस विलयन का ओपी बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिक सांद्र विलयन है, इस अधिक सांद्र विलयन का परासरण दाब या ओपी क्या होगा, अधिक होगा। और कम सांद्र विलयन का
कम सांद्र विलयन का ओपी क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा, निम्न। बात करें हम शुद्ध जल की, शुद्ध जल, चूंकि शुद्ध जल के अंतर्गत विलेय के अणु नहीं होते, शुद्ध जल में क्या नहीं होते, विलेय के अणु नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, केवल शुद्ध जल में विलायक के अणु होते हैं। क्या होते हैं, केवल विलायक के अणु। तो जब विलेय हो ही नहीं रहा तो इसका ओपी क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। तो अधिक सांद्र विलयन का ओपी अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। कम सांद्र विलयन का ओपी निम्न होगा, यानी लो होगा, मिनिमम होगा। और जो शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल का जो ओपी है वो हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट देखो, इस ओपी का जो मापन किया जाता है, यानी कि पारस्परिक दाब का मापन, वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्मोमीटर। नेक्स्ट देखो, विलयन के प्रकार। ये जो विलयन के प्रकार है किसके सापेक्ष है, व्यक्ति का रस या कोशिका रस, व्यक्ति का रस या कोशिका रस के सापेक्ष जो विलयन है, इसके कुछ प्रकार है। देखिएगा, पहला प्रकार है अति पराशरी विलयन। अति पराशरी, यह इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो, ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता जो रिक्तिका रस है या कोशिका रस है उसकी तुलना में अधिक होती है। तो यहां जो विलयन होगा, विलयन, इसकी सांद्रता अधिक होगी, और जो कोशिका रस है, कोशिका रस या हम कह सकते हैं रिक्तिका रस, रिक्तिका रस, इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी, कम होगी। तो अति पराशरी विलयन की परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस या रिक्तिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। क्या होती है, अधिक, वो विलयन कहलाता है अति पराशरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन, या इसे कहेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, हम कह सकते हैं ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता रिक्तिका रस, रिक्तिका रस की सांद्रता से
कम होती है। तो यहां पर देखो, ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता से कम होती है। क्या होती है? कम। वो कहलाता है अल्प पराशरी विलयन। अर्थात यहां पर देखो, रिक्तिका रस की सांद्रता अधिक होगी और जो विलयन है उसकी सांद्रता कम होगी, इसीलिए इसको कहेंगे अल्प पराशरी विलयन। तीसरे प्रकार का जो विलयन है वो सम पराशरी विलयन कहलाता है। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किसके बराबर हो? रिक्तिका रस। रिक्तिका रस। तो ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता के लगभग बराबर हो। क्या हो? लगभग बराबर। क्योंकि ऐसा विलयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता रिक्तिका रस के एकदम बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता रिक्तिका रस की सांद्रता के लगभग बराबर हो, तो वो कहलाता है समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये थे विलयन के 3 प्रकार। अब हम बात करते हैं परासरण के प्रकारों की। परासरण के प्रकार। देखो, परासरण है, इस परासरण के 2 प्रकार हैं, अंतर परासरण और बाह्य परासरण। तो ये जो प्रकार है वो किसके आधार पर बांटे हमने? इस विलयन के आधार पर। तो जो परासरण है इसके प्रकार है, पहला है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण। देखो, सेकंड प्रकार दोनों ही देख लेते हैं। अंतः परासरण। ये लिए हमने सांद्र घोल, बाह्य परासरण क्या होगा? जब किसी कोशिका को सांद्र घोल में या सांद्र चीनी के घोल में डाला जाता है, यंत्र कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अर्थात ये हो जाएगा
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये है जल। देखो बाह्य परागण हम कह सकते हैं कि जब किसी कोशिका को, ये क्या रहेगी सेल, जब किसी कोशिका को सांद्र घोल में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब अति परासरी विलयन में, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन को कुछ क्या ले लें हम, सांद्र चीनी का घोल ले लें या सांद्र घोल ले लें। तो जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाता है तो जो कोशिका है इस कोशिका से जल बाहरी विलयन में आ जाता है। जो कोशिका होगी इस कोशिका से जो जल है, जो कोशिका के भीतर जल था वो कहाँ गया, बाहरी विलयन में आ गया, जिसके फलस्वरूप जो कोशिका है वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो ये क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण, क्योंकि यहाँ पर कोशिका से जल बाहरी विलयन में आ रहा है। यहाँ देखो जब किसी कोशिका को किसमें रखते हैं, जल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, जल में, तो जो जल है वो कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगता है, इसमें प्रवेश करता है कोशिका में, जिसके फलस्वरूप जो कोशिका है वो क्या होती है, फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाती है। अर्थात यहाँ पर जो जल है या विलायक के अणु वो बाहर से कहाँ प्रवेश किए, कोशिका के भीतर। ये प्रक्रिया कहलाती है अंतः परासरण। तो यहाँ देखो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं बाह्य परासरण में कि जब किसी कोशिका को, परिभाषा के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी कोशिका को जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है, जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो जो जल है वो कोशिका से निकलकर बाहरी विलयन में आ जाता है। यह क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण। क्या कहलाती है, बाह्य परासरण। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अंगूर को सांद्र चीनी के घोल में चीनी के घोल में डालने पर अंगूर का सिकुड़ जाना, अंगूर को सांद्र चीनी के घोल में डालने पर अंगूर का सिकुड़ जाना, किसको दर्शा रहा है, बाह्य परासरण। यहाँ देखो अंतर परासरण की परिभाषा हो जाएगी जब किसी कोशिका को, ये क्या है, सेल है, तो जब किसी कोशिका को जल में या अल्प परासरी विलयन, जल ले लो या अल्प परासरी विलयन, तो जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जो जल है ये जल बाहरी विलयन से इस कोशिका में प्रवेश करने लगता है। यह क्रिया कहलाती है अंतः परासरण, एंडोस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे
किशमिश को जल में रखने पर किशमिश का फूल जाना। किशमिश को जल में जैसे हम रखते हैं तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। अर्थात वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अंतः परासरण की क्रिया होती है। तो ये थे परासरण के प्रकार। परासरण के अंतर्गत नेक्स्ट देखते हैं परासरण का महत्व। यानी पादपों के लिए इस परासरण क्रिया का क्या महत्व है, तो हम पढ़ रहे हैं पादप जल संबंध। क्या पढ़ रहे हैं, पादप जल संबंध। तो इस परासरण क्रिया का पादपों के लिए क्या महत्व है, पहला देखिएगा, परासरण द्वारा जल परासरण द्वारा जल मूल रमों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो परासरण क्रिया के द्वारा ही जो जल है उसका अवशोषण कौन करते हैं, मूल रोम। भूमि से जो मूल रोमों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, परासरण द्वारा। सेकेंड है परासरण द्वारा जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचता है। तो देखो जो परासरण के द्वारा मूल रोमों के द्वारा ग्रहण किया गया जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इसी परासरण क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन के समय, किसके समय, वाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों का खुलना या रंध्रीय गति, ये भी किसके द्वारा होती है, परासरण क्रिया के द्वारा। यानी जो रंध्र खुलते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, वो स्टोमेटा का खुलना या रंध्रीय गति, स्टोमेटल मूवमेंट, वो किस पर डिपेंड होती है, परासरण पर। नेक्स्ट देखो परासरण द्वारा पादप अंग स्फीत होकर, कैसे होकर, स्फीत होकर निश्चित आकार ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, निश्चित आकार ग्रहण करते हैं। तो परासरण के द्वारा ही जो पादप अंग है वो स्फीत बनते हैं और स्फीत होकर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट
फलों एवं बीजों का स्फुटन एवं प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? परासरण द्वारा। तो जो फल है और जो बीज है, इन फलमय बीजों का स्फुटन और उनका प्रकीर्णन वो किसके द्वारा होता है? परासरण क्रिया के द्वारा। तो ये कुछ महत्व थे किसके? परासरण के। किसके महत्व थे? परासरण। किसके लिए? परासरण के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।